बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और सभी लोग इस वक्त स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स और बाकी हम लोग अपने दफ्तर में हैं। सो ये ज़िंदगी चलते फिरते रहने का नाम है। अल्लाह ताला से दुआ ये है अल्लाह ताला सबको इसी तरह मसरूफ़ रखे, ज़िंदगी सेहत पर ही अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 3 दुआएं कबूल होती हैं और इनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। एक तो फरमाया कि दावतुल मज़लूम, जो मज़लूम होता है, जिसके साथ ज़्यादती होती है, उसकी दुआ कबूल होती है। और दूसरा फरमाया दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है। और दूसरा फरमाया कि दावतुल वालिद लिवालदिही, वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये 3 दुआएं हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाता है। मज़लूम यानी किसी के साथ ज़्यादती मत कीजिए, इसलिए कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचती है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। तो आप जानते हैं जब मज़लूम की दुआ कबूल होगी तो वाज़ेह बात है कि उसका पहला निशाना ज़ालिम होगा, उसको सज़ा मिलेगी किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में उसको वाकई सज़ा दी जाएगी। और मुसाफिर वो अपना घर छोड़ कर आया होता है, वो अजनबी होता है, ना वाकिफ़ होता है, ना आशना होता है, वो रास्तों को नहीं जानता, वो माहौल से वाकिफ़ नहीं है। अगर कोई शख्स उसको धोखा दे और उसके साथ धोखा दही इख्तियार करे, आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल करता है। और इसी तरह तीसरी दुआ है वालिद की, ख़ास तौर पर वालिद का ज़िक्र किया। वालिदा भी है, वालिदा की दुआ भी कबूल होती है। यानी यहाँ पर वालिद की दुआ से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि अगर औलाद अपने वालिद के दिल को दुखाती है और वालिद अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, वैसे तो कोई वालिद हो, कोई वालिदा हो, कभी भी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते, लेकिन अगर औलाद इस हद तक सताती है और तंग करती है कि आखिर बाप भी बद्दुआ देने के लिए मजबूर हो जाता है, तो फिर ऐसे बाप की बद्दुआ को भी अल्लाह ताला सुनता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी शख्स का दिल न दुखाएं, किसी मुसाफिर को न सताएं और अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनका दिल जीतने की हम कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, वालिदैन का एहतराम करें। वो कहते हैं ना कि आप जो चीज़ें करेंगे इन दी एंड आपको वही चीज़ें वापस पलट कर मिलना शुरू हो जाती हैं। सो ये एक बहुत बड़ी दुनिया पे ही नेकी है। अगर आप अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, आपके बच्चे आपका भी ज़रूर एहतराम करेंगे। गौर कीजिए, मेरे ख्याल से ये आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं, बच्चों में अदब नाम की चीज़ ही नहीं रही। बहुत सारे शोज़ हम इस पर कर चुके हैं, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जो बच्चे वालिदैन का एहतराम नहीं करेंगे, वो बड़ों का, असातिज़ा का क्या एहतराम करेंगे। असातिज़ा के नाम से याद आया, आज है जी 5 अक्टूबर और आज है वर्ल्ड टीचर्स डे। हर किसी की ज़िंदगी में उसके उस्ताद का एक रूप तो हमेशा नज़र आता ही आता है। हमें भी याद है बचपन में हम अपने उस्ताद को घर आके कॉपी करते थे और वही कभी दरवाज़ों पर, कभी वॉल पर अपने उस्ताद को कॉपी करते हुए कुछ ना कुछ लिख के क्लास को पढ़ाते थे। सो ये चीज़ें बचपन ही से आप में आना शुरू हो जाती हैं, अपने उस्ताद का रूप। और एक टीचर ज़रूर ऐसा होता है जो आपको बहुत हमेशा पसंद रहता है, जिसका पढ़ाने का अंदाज़, जिसकी कोई ऐसी बात हमेशा आपको पसंद रहती है। सो आज हम सभी लोग जिस जिस मकाम पर हैं, बिलाशुबा इसमें वालिदैन का तो रोल है ही, हमारे असातिज़ा का भी बहुत बड़ा किरदार है। तो सलाम उन तमाम असातिज़ा को जिनकी वजह से आज हम सभी लोग इस मकाम पर मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से, कामयाब तरीके से गुजार रहे हैं। चलते हैं अपने रिपोर्टर्स की तरफ, उनसे जान लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उस्ताद का किरदार कैसा रहा और वो कितना क्रेडिट देते हैं आज जहाँ पर वो बैठे हैं अपने उस्ताद को।
हमारे साथ दुरे नायाब और आमिर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों, मतलब सीरियसली क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि कोई बचपन का वाकया ऐसा याद आ गया? आपने असल में हमें ना एक लम्हे में 20-25 साल पीछे धकेल दिया है। हाँ। और मैं चूँकि खुद एक उस्ताद का बेटा हूँ, तो मेरी तमाम उस्तादों से उनसियत बहुत ज़्यादा रही है। और मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, तो हमारी वो टीचर्स थी, तमाम कैथोलिक सिस्टर्स थी, उनकी याद से लेके उसके बाद मेरे स्कूल टीचर इरशाद साहब मुझे बहुत याद आते हैं, 6th क्लास में थे मेरे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज में आए, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में आप सबके भी उस्ताद होंगे, मीडिया में बहुत बड़े नाम हैं, शफीक कम्बो साहब है, नवीद इकबाल साहब है, जाहिद साहब है, अभी भी मैं एमफिल उनके साथ कर रहा हूँ। तो ये वो टीचर्स हैं, ख़ासतौर पर जाहिद साहब का मैं जिक्र करूँगा, ये वो टीचर हैं जो मुझे मीडिया फील्ड में लाने वाले थे। क्योंकि मेरा MBA में एडमिशन हो गया था, तो मैं बस MBA जाने लगा था, फ़ीस जमा कराने लगा था, तो उन्होंने कहा तुमने एक दिन रुकना है। तो हमने रुक गए, क्योंकि उस पर मेरिट लिस्टें बनती थी और मैंने उसका एंट्री टेस्ट दिया हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ही साल में एंट्री टेस्ट हुआ, तो उस सेशन में मैं था, तो मेरे नंबर एंट्री टेस्ट पे अच्छे थे, 83 थे। तो उन्होंने कहा एक दिन तुम रुक जाओ, वरना मैं शायद MBA में पैसे जमा करा चुका होता और आज मैं बिज़नेस ग्रेजुएट होता। तो उन्होंने मुझे एक दिन रोका, अगले दिन मेरा मेरिट लिस्ट में वाकई ही नाम आ गया और मैंने उस पर फ़ीस जमा कराई। और उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। मुझे रेडियो में पहली दफ़ा चांस देने वाले वो थे, रेडियो में बिठाने वाले वो थे, माइक पे बुलवाने वाले वो थे। उसके बाद MPhil और आगे करिश कर, आज तक करिश करे, तो उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। नवीद इकबाल साहब, उनके तो ऐसे ही हमारी दोस्ती थी कि उनकी तो जूतियाँ तक उठाई हमने। फिर उनकी शादी में इंतज़ामात तक में बड़ा अहम किरदार हमारा रहा है। शफीक कम्बो साहब बहुत अच्छे हमारे उस्ताद हैं, अभी भी हैं, और जर्मनी से भी PhD करके हैं। बहुत अच्छे असातिज़ा जितने भी हैं, मैंने कभी किसी टीचर से ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई ना हो। रिपोर्टिंग मैंने शाहजहां राइस साहब से पढ़ी, जियो के बड़े मान्यता रिपोर्टर हैं। और उसके बाद ये जो दुनिया TV पे प्रोग्राम करते हैं, ये हमारी इंटरनेशनल रिलेशन के उस्ताद थे, कामना शाही साहब, ये हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते थे। तो बड़े बड़े नामवर उस्ताद है। डॉक्टर असलम डोगर साहब, बहुत बड़ा नाम है, वो हमें पब्लिक रिलेशन पढ़ाते थे। फिर डॉक्टर SNF तनाज़ मरहूम, बहुत सारे लोग ऐसे जो दुनिया से चले गए, तो उन सबको खराज तहसीन हम दिल से पेश करते हैं। ना सिर्फ पेश करते हैं, बल्कि उनकी बातों पे, उनकी यादों पे मैं मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, यही बात है। बड़े बड़े असातिज़ा का नाम जुड़ा है। और मेरे ख्याल से अगर हम अपने माशाल्लाह कुछ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उनकी बीट में जाके सिर्फ नाम ले लें तो मेरे ख्याल से नाम ही काफ़ी है। पूरे लाहौर में हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने सीनियर लोग हैं जो कि सिटी 42 का हिस्सा हैं, मेरे ख्याल से कहीं पे भी जाके आप उनका नाम ले लेंगे तो नाम ही काफ़ी है। और इसके पीछे जैसा कि एक दुरे नायाब ने लिस्ट बताई, असातिज़ा का बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनकी वजह से आप आज किसी मकाम पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से लोग आपको जानते हैं। आमिर भाई, अब मैं क्या बताऊँ, दुरे ने इतने इतने नाम ले लिए, बड़े नाम हम तो इनसे नहीं भाई पढ़े हुए। मुझे तो क्लास 5 में था, मैं उस पर 5वीं जमात में। आमिर भाई इतने पुराने भी नहीं हैं, नहीं, पुराने हैं, लेकिन 5वीं जमात में मुझे अपनी मिस फरखंदा से प्यार हो गया था। अच्छा, ये प्यार ऐसा था, वो काला बुर्का पहन के आती थी और सफ़ेद रंग था उनका। और इत्तेफाक से जब हम 5वीं में थे तो उनकी शादी हो गई। अच्छा, मैं उनका वाहद स्टूडेंट था जो सिर्फ उनको देखता रहता था प्यार से। और फिर मैं उनके जो शोहर थे वो वकील थे, गंजे से स्कूटर पे आया करते थे, मुस्लिम मॉडल प्रोग्राम देख रही जूनियर स्कूल। हाँ, देख रहे होंगे तो फिर, लेकिन मैं उनके लिए बद्दुआएं किया करता था कि अल्लाह करे इसके स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए। मैं ये काम किया करता था। मतलब मैं जब तक वो मिस स्कूल से नहीं जाती थी, मतलब मेरी क्लास ख़त्म होगी, मेरा छुट्टी होगी, स्कूल के टीचर्स बैठे रहते हैं, मैं स्कूल के नीचे से हटता नहीं था। जुनूनी स्टूडेंट थे, उर्दू बाज़ार में मेरा स्कूल था। और वहाँ से मिस फरखंदा मुझे आज भी उसी तरह से, आज भी वो मैं समझता हूँ कि मेरा वो पहला प्यार है। हालांकि वो मिस थी, मतलब उनकी एज थी, हम 5वीं जमात के स्टूडेंट क्या होता है, और आपको तो इदराक भी नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत उनके साथ उनसियत ऐसी थी। उसके बाद क्योंकि मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, तो सर नूरुल हसन मुझे याद है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम अहमद सईद साहब जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, हिस्टोरियन, उनका तकरीबन 1 साल सवा साल पहले इंतकाल हुआ। उनके साथ तो मेरा बहुत रब्ता रहा। हमने एक इकट्ठी किताब भी लिखी जिसमें मैं उनके साथ, उन्होंने लिखना भी सिखाया और रिसर्च करना किस तरह से किया जाता है, अहमद सईद साहब ने ही सिखाया था। तो उनके साथ रिलेशन है। अब एक उस्ताद घर में है, ज़माना बड़ा उस्ताद है, और मेरी बेगम भी उस्ताद है, और उसने भी मुझे बहुत सारा टीच किया। वो मेरी जूनियर थी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में।
डॉक्टर फ़रत महमूद, मैं उनको जो गवर्नमेंट कॉलेज के हेड थे, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आज भी उसी तरह से है। वो मैसेजेस करते हैं, मैं भी उनको करता हूँ। वो फैसलाबाद शिफ्ट हो गए लाहौर से, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ मेरा रब्ता रहता है। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो गहरे नकूश छोड़ते हैं आप पर, और वो नकूश जो हैं फिर वो आपकी अमली ज़िंदगी में काम आते हैं। बिल्कुल सही। आजकल क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे टीचर्स आ गए हैं जो अगर ख़वातीन हैं तो मेकअप पर, और मर्द हैं तो वो लिबास पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस तरह के टीचर्स जो थे हमारे ज़माने में नहीं थे, सादे लोग थे और पैसे की इतनी तलब भी नहीं होती थी। हमने उस्तादों को ना साइकिलों मोटरसाइकिलों भी देखा है हमेशा। इंडियन हिस्ट्री के मास्टरपीस, एक अगर किसी उस्ताद को कहा, शेर मोहम्मद गिरेवाल नाम था, बेशुमार किताबों के राइटर, इतने सादा आदमी कि कई मरतबा उनको रोक लिया जाता था कि ये शायद कोई निचले दर्जे के क्लर्क शर्क टाइप के बंदे हैं, और इतने PhD डॉक्टर और हर चीज़, लेकिन सादगी उन पे। और जितने टीचर्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे बहुत सादा तबीयत लोग, बहुत सादा तबीयत, और बहुत छोटे घरों में रहने वाले, और अपनी हलाल करके कमाई खाने वाले लोग। तो मैं ये टीचर्स का एहसान है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। दुरे ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ बैठे हैं ना सिर्फ, बल्कि माशरे में भी हम जहाँ जहाँ मूव करते हैं उन टीचर्स का अक्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो टीचर्स को सलाम, उन तमाम असातिज़ा को सलाम। और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये आज की ये गुफ्तगू रही है, लेकिन हमने वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से आगे जाके एक प्रॉपर सेगमेंट करना है और उन टीचर्स को हमने बुलाना है जो कि मुआशरे में एक अहम जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, और ना जाने कितने स्टूडेंट्स उनके कितनी फील्ड, मुख्तलिफ फील्ड में जाकर काम भी कर रहे हैं। सो एक चीज़ मैं ज़रूर वाइंड अप करते हुए कहना चाहूँगी, उस्ताद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उसमें से ये पहलू बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। क्लासेस के माहौल आज जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, आप बेहतर तरीके से आपने बात ऐसी कर दी। अब मैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तो अचानक खुतबा देते देते वो खड़े हो गए एहतरामन और खामोश हो गए, और कुछ देर के बाद बैठ गए। तो लोगों ने पूछा कि इमाम क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा जी मेरे उस्ताद बाहर से गुजरे थे। उन्होंने कहा बाहर से तो एक बंदर का तमाशा करने वाला गुजरा है। उन्होंने कहा जी मेरा उस्ताद है, इसने मुझे एक लफ्ज़ बताया था, मैंने इससे पूछा था कि मुझे एक मसला बन गया कि कुत्ता कब जवान होता है, तो ये मसले का हल मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। तो मैं इस मदारी के पास गया था और इसने कहा था कि जब कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करे तो वो जवान होता है। ये ऐसा मसला था जो मेरे अटका हुआ था, और ये मेरा उस्ताद है, आज बाहर से बंदर लेके गुजर रहा है, तो मैं उसके एहतराम में खड़ा हूँ। ये देखे एक लफ्ज़, एक मालूमात जिससे हासिल की, इमाम गज़ाली जैसे शख्सियत, सब लोग उनकी इल्मियत से वाकिफ़ हैं, वो कैसे उस्ताद का एहतराम करते थे। और जो कौमें उस्ताद का एहतराम करती हैं वो जो है तरक्की करती हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बेगम का बहुत एहतराम करता हूँ। वो आपकी मजबूरी भी है। आमिर भाई ने जहाँ से बात स्टार्ट की थी उसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसको कवर अच्छे तरीके से कर लिया। खैर, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अब शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहली खबर है, इंसानियत शर्मा गई, घर का बागीचा खराब करने पर खातून और बच्चे पर तशद्दुद। वेलकम बैक। और सुबह सवेरे हमने उमर को खासा एक्टिव देखा, मरियम नवाज साहिबा के हमरा वो एयरपोर्ट पे नजर आए। अब तो मरियम नवाज साहिबा रवाना हो गई हैं, तो 3 साल बाद वो अपने वालिद से मिलने जा रही हैं। सुबह के जो मनाजिर थे मरियम नवाज साहिबा का यहाँ से रवाना होते हुए, क्या कहना था, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। इंतजार नहीं हो रहा कि कब जहाज लैंड करे, कब मैं अपने वालिद से मिलूं। और क्या कहेंगी 3 साल बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया आपने सारी? बस अल्लाह का शुक्र है, अब ये दिन आया कि मैं उनसे मिलूं। इंतजार नहीं हो रहा कि कब जहाज लैंड करे, कब मैं अपने वालिद से मिलूं। और क्या कहेंगी 3 साल बड़ी बहादुरी से मुकाबला सारी? बस अल्लाह का शुक्र है अब। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए ये सियासत और ये तमाम चीज़ें एक साइड पे रख के 3 साल बाद अपने वालिद से मिलने की खुशी मेरे ख्याल से वाकई आमिर भाई कम नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। और वो जो कल जज्बाती उन्होंने दिखाए अपने तासरात,
कि मैं जब से मेरी वालदा फोत हुई है, उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद मैं अपने भाइयों से मिलने जा रही हूँ। यानी वालदा फोत हुई तो नहीं मिली थी, और इनका पासपोर्ट भी ऐसे में ही, मुझे समझ नहीं आती वो केस क्या है जिसका अभी तक रेफरेंस नहीं बन सका नैब से, और उस रेफरेंस को दायर नहीं किया जा सका। यानी केस कुछ नहीं है और पासपोर्ट आपने रख लिया। तो ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और सियासी इंतकाम का निशाना बनी है। अब जा रही हैं और जाके अपने वालिद से मिलेंगी, अपने भाइयों से मिलेंगी, मेरा ख्याल कौन है। और दूसरा उन्होंने कहा मैंने कोई सर्जरी भी करानी है, ज़रूर कराएं और फिर बाखैरियत वापस आएँ। हम तो यही करें। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो ना बिल्कुल भी इस अमल को अच्छा नहीं समझूंगा कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे मरीम नवाज साहिबा हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, हमने कहा पहले सियासत को एक साइड पे रखिए। कोई भी हो, किसी को इस तरह से फैमिली विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे आज तक ये बात याद आती है, जब कुलसूम नवाज साहिबा फौत हुई तो उस वक्त इनके ख़ानदानी सिर्फ एक बयान आया कि इस मुल्क में यकीन दिलाने के लिए आपको मरना पड़ता है। ठीक है, वो बात पता नहीं मेरे दिल में ऐसी लगी जाके कि शायद हम भी बतौर सहाफ़ी किसी वक्त इस तज़हीक का और उस सारे सिस्टम का हिस्सा बने रहे कि हम लोग यकीन नहीं करते कि उनको कैंसर है। और इन द एंड ऑफ टाइम के कैंसर भी था और सब कुछ सर्जरी भी हो रही थी, उनको मेडिसिन भी लग रही थी। और जिस बार नवाज शरीफ साहब उनको देखते थे और वीडियो तस्वीरें बाहर आती थीं तो ये लोग तमाशा उड़ाते थे कि जी देखें हमदर्दी ली जा रही है और कोई बीमारी खुदा न खास्ता नहीं है और ये ऐसी बातें हैं जी। और आखिरकार कुलसूम नवाज साहिबा चली गई और फिर उस वक्त ये बात आना, और ये मेरा ख्याल शायद ये कुलसूम नवाज साहिबा बहुत अच्छी खातून थी, जितना मैंने सुना उनके बारे में, शायद ये उनके लफ्ज़ होंगे कि भाई अब मुझे मरना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं किसी को यकीन दिला दूँ कि मुझे वाकई ये बीमारी है। और फिर अखलाकियात की बात देखें, फिर मैं तो देखें इस चीज़ पर नहीं बोलता, मेरा तो दिल नहीं, मैं कुछ नहीं। कुलसूम नवाज की बात आ गई तो मुझे याद आ गया कि मैं जाती उम्रा में बुलाया गया था और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके हाथ की पकी हुई रोटी खाते, तो मैं गलती से राइट से लेफ़्ट हो गया, तो लेफ़्ट में किचन था, तो वहाँ पे वो रोटी बना रही थी जैसे हमारी वालदा हमारी घर वाली बनाती है, वैसे रोटी पका रही। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा इनके पास हज़ारों मुलाजिम हैं, ये इनको रोटी बनाने की क्या ज़रूरत है? कहते मियाँ साहब इनके हाथ की रोटी खाते। अब ये वो प्यार था, वो मोहब्बत थी, और मियाँ साहब ने अपनी इस शादी के बाद लास्ट मिनट है। अच्छा जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। एक कमेंट फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ। हाँ, मेरा ख्याल है दिसंबर के पहले हफ्ते में वापस आ जाएंगे। दुरे नायाब, ये तो होगा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। चलें जी, दुरे नायाब ने बहुत ही एकदम से फुल स्टॉप लगा दिया है। और चलें, ये तो वक्त बताएगा, आमिर भाई ने वक्त भी बता दिया कि कब ये होगा। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे शो में। खुशामदीद, आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे। वर्ल्ड टीचर्स डे आज मनाया जा रहा है। तमाम असातिज़ा को हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, जिनकी वजह से मैं पर्सनली अपने असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, सलाम पेश करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो हमारे सहाफ़त में उस्ताद, बहुत बड़ा नाम, जिनका तारुफ मैं किस तरह से कराऊं, मेरे पास अल्फाज कम पड़े हैं। सीनियर सहाफ़ी बोलूं, सीनियर तज्ज़ियाकार बोलूं, सीनियर एंकर पर्सन बोलूं, चीफ एडिटर 24 न्यूज़ बोलूं, सलीम बुखारी साहब, सबसे बड़े उस्ताद हमारे, जिनसे हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो मेरे ख्याल से अपने अंदर पता नहीं किस तरह से एक समंदर समोए हुए हैं, जो शायद कहीं बैठ के आम भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हम सीख रहे होते हैं। मुसलसल उनकी गुफ्तगू सरापा, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए जो है ना हमेशा के लिए रहनुमाई रही है। तो सबसे पहले हम अपने सहाफ़त के उस्ताद को सलाम पेश करना चाहेंगे और अपने शो में वेलकम कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कुछ मेरे बारे में कह दिया है, पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं ये सीखने का अमल जो है ये एक तरफा कभी नहीं होता है। उस्ताद जितना भी बड़ा हो, जितना भी काबिल हो, वो जिनको सिखा रहा होता है उनसे खुद भी कुछ सीख रहा होता है। तो आपसे जब भी गुफ्तगू होती है हम खुद भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी ज़िंदगी में रुकता नहीं है। तो इस एतबार से तो हम एक दूसरे के उस्ताद होते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये बात नेक नीति से कह रहा हूँ, क्योंकि कोई शख्स जो है जिसका लर्निंग प्रोसेस रुक जाए उसकी ज़िंदगी की ग्रोथ रुक जाती है और वो मुंजमद हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। बुखारी साहब, क्या समझते हैं आप, हमारे यहाँ
क्या चीज़ें आजकल के स्टूडेंट्स को सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि हम जो मीडिया फील्ड में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं हमारे पास, अभी भी रिपोर्टिंग टीम में, प्रोग्रामिंग में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सहाफ़त पढ़ रहे हैं, सो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जो आपको एक अच्छा सहाफ़ी बना सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त जो लोग आ रहे हैं सहाफ़त के शोबे में, उनका एजुकेशन लेवल हम जैसे लोगों से जिन्होंने इब्तिदा की थी सहाफ़त की बहुत बेहतर है। हम और जो उनकी ब्रिलियंस हमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुए हैं उस दौर में कम्युनिकेशंस के, इंफॉर्मेशन के इतने टूल्स हैं जिसका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। स्टार्टिंग विद कंप्यूटर, कमिंग टू इंटरनेट और फिर गूगल एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ हमारे वक्तों में नहीं था। इसलिए जब एक यंग स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स करके या कम्युनिकेशन में एजुकेशन अपनी मुकम्मल करके सहाफ़त में आता है, तो वो हमारे आगाज़ से बहुत बेहतर आगाज़ कर रहा होता है। तो एक तो मुझे इस बात की बड़ी कवी उम्मीद है कि जो आज की जनरेशन है वो हमसे बेहतर एजुकेटेड है, हमसे बेहतर इन्फॉर्म्ड है, हमसे बेहतर इंफॉर्मेशन के टूल्स रखती है। तो यकीनी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि सहाफ़त का मुस्तकबिल जो है वो गैर महफूज हाथों में बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल तस्लीम की जानी चाहिए कि अगर आपके पास ब्रिलियंस है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप एक तो तेज रफ्तारी से, बल्क रफ्तारी से सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं तो बिलीव करता हूँ इस बात पे कि आज की जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर पोजीशन में है और यकीनी तौर पे जो जदीद तकाजे हैं उनको पूरा करने की उनमें सकत भी ज़्यादा है, उनमें स्किल भी ज़्यादा है और ये मुझे मानना चाहिए और मेरी जनरेशन के लोगों को भी मानना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अगर मुझे लगे थे 9 साल या 10 साल एडिटर के लेवल तक पहुँचते हुए, तो आप लोग जो हैं, जो न्यू जनरेशन है, ये 3 साल में 4 साल में ये मंजिल जो है वो तय कर सकती है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आप जिस पोजीशन में बैठी हुई हैं, खुशी होती है देख के। मैंने आपके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं। मैं बाज़ औक़ात डरता हूँ कि ऐसा ना हो आप कोई ऐसा सवाल पूछ बैठे जिसका जवाब मेरे पास नहीं हो। तो ये एक रिकग्निशन है इस जनरेशन की जिससे आपका ताल्लुक है और मेरी सारी नेक तमन्नाएं और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, गुजारिश ये है कि सच की तलाश जो है वो हम लोग अपने तय करते रहते हैं और हमारी पूरी कोशिश हो कि जो चीज़ आप तक पहुँचे वो क्रेडिबल हो, वो यानी उसको कहीं ये खतरा ना हो कि इसकी तब्दील हो जाएगी। यही हमारी सबसे बड़ा चैलेंज है, यही हमारी सबसे बड़ी मंजिल है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो सच पर मबनी हो, वो क्रेडिबल हो, फुल हो। और यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी जनरेशन के लिए भी। और मैं फिर आपसे कहूँ कि आपके पास इतने मुतअद्दिद टूल्स हैं सच तक पहुँचने के, इतने फास्ट टूल्स हैं कि ये मेरे ख्याल से बहुत आसानी से मुमकिन है कि आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हो अपने व्यूअर्स के साथ, वो क्रेडिबल भी हो, फैक्ट्स पर बेस्ड हो। और अगर ये दो एलिमेंट आपकी खबर में, आपके एनालिसिस में, आपके तजज़िये में शामिल है, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें अभी एक ब्रेक की तरफ, फिर स्टूडियो में मौजूद मेहमानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे शहर लाहौर के 2 बड़े तालीमी इदारे हैं जहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हैं। वो तमाम असातिज़ा को हमारे मेहमान लीड भी करें क्योंकि वाइस चांसलर हैं। तारुफ मैं करा देती हूँ जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब मौजूद हैं, वीसी हैं NCA के। असगर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, बहुत बहुत मुबारक। सर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसा महसूस होता है आज खुद इतने बड़े मकाम पे पहुंच के? अपने टीचर्स तो याद आते होंगे। बिल्कुल जी, अपने टीचर तो याद के आते हैं, भूलते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल जो कुछ आज हम हैं उन्हीं का फैज़ है और इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस्ताद का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वही याद रहता है और वही आपको फिर रास्ता दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, मानते हैं आपके अपने उस्ताद की झलक स्टूडेंट में हमेशा एक रहती है? जी बिल्कुल जी। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो अपने उस्ताद की मेहनत की
नतीजे में यहाँ मौजूद हैं। और अपने असातिज़ा के बारे में सोचते हुए बारहा ये ख्याल आता है जहन में कि काश आज के असातिज़ा भी उस तरह के हों, काश उनका भी मकाम जो माशरे में है, जो उनको इकनॉमिक सिक्योरिटी उस वक्त थी, काश आज के असातिज़ा को भी वो सिक्योरिटी मौजूद हो। और काश वही जो मॉरल एथोस, जो इखलाकियात वो अपनाते थे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, काश आज भी हमारे टीचर्स में वो चीज़ें मौजूद हों। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है। लेकिन मेरे ख्याल से आज का स्टूडेंट भी कुछ डिफरेंट है, एग्री करेंगे आप? जी जी बिल्कुल, जिस तरह वक्त के साथ साथ तालिब इल्म तब्दील होते रहे, उसी तरह ज़रूरी है कि असातिज़ा भी अपनी स्किल्स हैं उनको बेहतर करें। और ना सिर्फ ये कि वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हों, बल्कि वो समझते हों कि माशरे में क्या बुराई है और बच्चों को किस तरह उनकी मेंटरिंग करनी है, उनकी नर्चरिंग करनी है। तो जिस तरह उस वक्त के टीचर्स जो हैं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमारी मेंटरिंग कर रहे होते थे, आज के टीचर्स ने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे तालिब इल्मों को क्या परेशानी है, किस किस्म का माहौल उनको क्लास में मौजूद हो, क्लास के बाहर उनसे जो इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, उसमें किस तरह की बातें की जाएं, किस तरह के सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट की जाएं कि हमारे तालिब इल्म जो हैं वो आज के ज़माने को अच्छे तरीके से फेस करें। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक एक रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट टीचर में? पूरी क्लास है, समटाइम टीचर्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को समझना, उनके प्रॉब्लम्स के, उनको अगर क्लास में लेक्चर दिया जा रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन तक उनका मैसेज पहुंच भी पा रहा है, ये गैप जब तक दूर नहीं होता ना, तो वो एक रिलेशन भी बिल्ड नहीं होता। देखिए, ये असल में जो टीचिंग है ना, उसमें एक चीज़ जो बहुत एक बुनियादी है इंसानी फितरत, कि आप हर शख्स आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं। ये फितरत है कि आपने देना ही है, वो याद रखा जाएगा। और उस्ताद जो है उसने जो देना होता है ना, वो है जो रियल जो देना है, कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो आप अपना आप दे सकते हैं, योर सेल्फ। तो उस्ताद अपना आप दे रहा होता है, और अगर वो दे रहा होता है तो जो लेने वाला है वो उसे बिल्कुल एक्नॉलेज करता है, उसे भूलता भी नहीं है, और वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी शख्सियत में। और उसके लिए जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि हालात की बात भी है कि वो एक सिक्योरिटी, ये हमेशा से इंसान से इनसिक्योर ही रहा है। लेकिन बस ये क्योंकि टीचिंग एक, मैं समझता हूँ जॉब नहीं है, ये एक मिशन है जी। इसमें जो लोग आते हैं वो एक टीचिंग मटेरियल होते हैं, और उनका फिर अब जब आपने जो फरमाया ना कि इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, वो उसी वक्त बनता है जब आप उन्हें, जैसे अब देखिए, अब आपने कहा कि आज का स्टूडेंट एक उसमें चेंज आया है। अब चेंज क्या आया है? चेंज एक खौफ होता है उस्ताद का भी कि बहुत ज़्यादा तादाद में है, ये एक प्रेशर बन जाता है। लेकिन असल बात यह है कि जब आप उसके नतीजे में रिएक्ट करते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। तो जब आप कंट्रोल शुरू करते हैं तो फिर आपका वो जो दोस्ती का ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो उस्ताद ने कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसने अपना आप देना है, और फिर वो पलट के उसे सब कुछ, वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी जी जी जो वो डिज़र्व करता है। तो ये एक चीज़ है कि उस्ताद का काम है अपने आप को बांट देना उनके अंदर। बिल्कुल सही कहा। जैदी साहब, कोई अपने बचपन का वाकया याद है कि टीचर से डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? क्योंकि हमें लगता है कि बड़े बड़े जो नाम हैं शायद वो हमेशा से ही बड़े वो सुलझे हुए टीचर स्टूडेंट रहे होंगे। मुझे तो बहुत मार पड़ती थी जी, अच्छा। खसूसन क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने का इतना शौक़ होता था कि अक्सर पढ़ाई से मेरी निगाह उठ जाती थी। लेकिन ये है कि हमेशा साज़ा कराम की एहतराम किया, उनकी बात सुनी और कोशिश की कि उनकी बात मानी जाए। और इस मामले में जो है वालिदैन का भी जो है बड़ा अहम किरदार होता है, बिलाशुबा, कि वो हमें पूरी तरह एहसास दिलाते हैं कि किस तरह हमने असातिज़ा को की एहतराम करना है उनका, और उनकी बात अच्छे तरीके से समझनी है, जो है उस पर अमल पैरा होना है। इसमें जो जाफ़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि
पढ़ाना जो है वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है बिलाशुबा। तो उस सिलसिले में हमें बहुत अहम हमारे लिए है कि हम उसकी जो हकूक़ हैं, असातिज़ा के हकूक़ हैं, उनको पहचानें और फिर असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ उन हकूक़ से लिंकअप करके जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ पहचानें। उनका पहला हक़ तो ये बनता है कि हम उन्हें सोशल स्टेटस सिक्योरिटी दें कि जो माशरे में मकाम है ना, वो जो हमारे और आपके ज़माने में होता था वो मकाम दिया जाए। बहुत अफसोसनाक आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आज हमें असातिज़ा सड़कों पर अपने मुतालिबात के लिए नज़र आते हैं। सो बिलाशुबा ये बहुत अफसोसनाक, मतलब उस्ताद का जो एहतराम, जो मकाम होना चाहिए, हमारी रियासत को जिस तरह से उस्ताद को एक महफूज, मैं कहूँगी, स्पेस देनी चाहिए, शायद वो उस तरह से नहीं दे पा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो महफूज स्पेस की बात कर रही हैं आप, उसमें इकनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे टीचर को आजकल इतना प्रेशर है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, उसमें हम इतनी कम उनको सैलरी देते हैं कि उनके घर का गुजारा नहीं होता अगर वो शाम को ट्यूशन ना पढ़ाएं या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट ना करें वीकेंड पे या किसी और तरीके से कोई और काम करके। तो जब तक हम उन्हें पूरी तरह वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, एक फ़ास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में कि जिसमें लोगों को नज़र आता है कि लोग अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, वहाँ आपने एक उस्ताद को जो है उसके सिर्फ उसके गुजारे की मुश्किल में डाला हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की चेंजेस अपने माशरे में लाएं कि उनको ना सिर्फ हम सोशल स्टेटस सिक्योरिटी दें बल्कि उनको इकनॉमिक सिक्योरिटी भी दें, और उसके बाद फिर हम उन पे ये प्रेशर, उन पे ज़िम्मेदारी डालें कि वो अपने आप को पूरी तरह जो है वो फोकस करें अपनी टीचिंग पे। और टीचिंग में भी खाली सिर्फ अपने सब्जेक्ट की टीचिंग नहीं है, वो ज़माने गुजर गए कि सिर्फ क्लासरूम में आपने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बल्कि क्लासरूम के अंदर टीचर का एक रोल है कि जो वो मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाए, और क्लासरूम के बाहर यूनिवर्सिटी या कॉलेज, स्कूल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मदद से बच्चों में एक बेहतर जो है तालीम, तरबियत पैदा करें। बिल्कुल आपने सही कहा। बीइंग वाइस चांसलर आपके अंडर काफ़ी असातिज़ा हैं, क्या समझते हैं आज के उस्ताद को किन जदीद तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स तक वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम चीज़ें बाखूबी पहुंचा सके? देखिए, आज का जो उस्ताद है उसे बहुत हवाले से किसी और तरह से सोचना है, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन की जो बम्बार्डमेंट है ना, वो एक छोटा सा गैजेट है, उसके अंदर है। बिल्कुल आपने सही। आज का जो तालिब इल्म है जानता बहुत कुछ है। हाँ। आज से 40 साल पहले वो जानता नहीं था, तो उस्ताद का फ़र्क था। आज का जो उस्ताद है, अगर वो ये कोशिश करेगा कि उससे कुछ बताना है तो जानता तो वो है। अब आप उसने ये सोचना है कि जो उसका जो लेक्चर है वो एक थ्रस्ट पैदा करने के लिए होना चाहिए कि वो एक प्यास को जगाए, क्योंकि जानता तो वो है। आज उस्ताद ने बताना कम है, जगाना है कि उसके अंदर एक चीज़ जो है कि जानने की ख्वाहिश पैदा होना। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे मैं सेकंड करूँगा डॉक्टर साहब की बात के, उस्ताद जिस तरह से रुल रहा है ना, ये रियासत को भी देखना है। अगरचे कि एक होता है जी 10% या 20% जब सैलरी का इंक्रीज़ होता है, लेकिन अब देखिए उस्ताद जो है ना, उसने अब शाम में जाके उसे रक्षा तो नहीं चलाना ना। बिल्कुल सही कहा। और ट्यूशन का है, अब वो क्या करेगा, वो सफ़ेद पोश है। अब जैसे उसका रोल, मैं एक ज़रूरी मैं ये बात कहूँगा और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जैसे जजेस है ना, जजेस का एक मकाम बिल्कुल होना चाहिए कि उन्होंने जजमेंट देनी है, लेकिन उस्ताद जो है जजमेंट से कहीं बढ़ के काम कर रहा है। वो सिर्फ वो सज़ा नहीं दे रहा, वो कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जज के सामने वो जान ही ना पड़े। तो अब उस्ताद की जो सैलरी है उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये तो इसे देखना पड़ेगा रियासत जी जी बिल्कुल कि उसको वो एक तवाज़ुन जो है ना, जो सहूलत का तवाज़ुन है, वो उस्ताद के हक़ पे नहीं है। बिल्कुल वो होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आपके साथ।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जैदी साहब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा इदारा है, ना सिर्फ शहर लाहौर का बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत हमारे स्टूडेंट्स जो ज़बरदस्त नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हैं, GC से हम देखते हैं पास आउट होते हैं। सो मुझे कुछ अपने असातिज़ा के बारे में बताइएगा, किस तरह से आपके असातिज़ा डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा इदारा है, स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं, असातिज़ा किस तरह से डिफरेंट? देखिए जी, हमारे असातिज़ा बड़े बाकमाल लोग हैं, बड़ी मेहनत से अपनी क्लासरूम में अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन ये है कि इसमें बहुत सी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन 80 के करीब हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं। तो हमारे असातिज़ा का एक रोल ये भी होता है कि वो उन स्टूडेंट सोसाइटीज़ में एडवाइज़र्स बने और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और उनकी डिफरेंट जो स्किल्स हैं, जो बहुत सी सलाहियतें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि उनमें आएँ, वो क्लासरूम से बाहर उनको पास ऑन कर रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा ये मौका होता है कि वो एक इनफॉर्मल मैनर में अपने असातिज़ा से जो है इंटरेक्ट करें। तो और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे असातिज़ा जो है बहुत इंस्पायर्ड हैं, इस वजह से कि बहुत सी मशहूर और मारूफ शख्सियात जो है उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, गवर्नमेंट कॉलेज में असातिज़ा रहे, उस्ताद रहे हैं। ख़ुसूसन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो है एक बड़ी जो है हमें इंस्पिरेशन हर वक्त मौजूद रहती है। और इस साल हमने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के एक शेर से अपनी इस्लाह करनी शुरू की है और अपना मोटो बनाया है कि किस तरह हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। वो शेर इस तरह है कि खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जब ये बात कर रहे हों कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, इससे क्या मुराद है कि ये क्या बात है कि अब हम उन्हीं बच्चों को जिनको कल तक हम पढ़ाते रहे अब वो हमें पढ़ाने बैठ जाएंगे। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि वो इस तरह का जज्बा देना चाह रहे हैं कि उस्तादों में कि इतना पढ़ाएं कि वो तुम्हारे उस्ताद बन जाए। कल वो काम जो तुम अपने वक्तों में नहीं कर पाए वो ये तुम्हारे तालिब इल्म जो है वो कर सके। तो ये इंस्पिरेशन है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तालीमात की जो हमारे टीचर्स में मौजूद है। और हम क्लासरूम और बियॉन्ड द क्लासरूम जो है स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करते हैं, उनको एम्पावरमेंट देते हैं, ताकि जो हमें नज़र आता है अपने माशरे में कि एक कायदाना सलाहियतों का फुकदान है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कल को ना सिर्फ अपनी रहनुमाई करें बल्कि अपने मुल्क की रहनुमाई करें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ और बहुत ज़बरदस्त आपने ये जो बुनियाद रख दी है ना, मेरे ख्याल से ये कमाल ही कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए सर आपका मैसेज क्या होगा? फिर मैं सर की तरफ चलूँगी। क्या कहना चाहेंगे आज के तालिब इल्मों को? जी देखिए, तालिब इल्म को जो मैसेज है वो तो उन्हें ज़रूरत नहीं है इसकी, वो बहुत जानते हैं। मैं असातिज़ा को ज़रूर ये कहूँगा कि वो एक दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता कायम करें और इख्तियार या कंट्रोल की कोशिश बिल्कुल ना करें, और फिर ये रेसिप्रोकेट करेगा। स्टूडेंट से भी यही है कि उस्ताद से पहले प्यार करें, तो जो फ्लो है ना, जो बहाव है वो आपकी तरफ आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो स्टूडेंट्स के लिए जो एक बड़ी नसीहत है वो ये है कि वो अपने हकूक़ को पहचानें, वो अपने क्लासरूम में अपने एटीट्यूड को बेहतर करें। एक तरफ तो ये है कि हम बहुत तलकीन करते हैं कि वो ओबीडियंट रहें, अपने असातिज़ा की बात सुने। दूसरी तरफ हम उनके अंदर एक हौसला पैदा करना चाहते हैं कि वो क्लासरूम में सवाल पूछने की जुर्रत रखते हों, वो सवाल क्लासरूम में जो है डिबेटिंग स्टाइल में जो है ना इंटरेक्ट करने का हौसला रखते हों। हमने ये एक तरीका बना लिया है अपने क्लासरूम्स में कि उस्ताद को जो है ना वो हम तख्ते आला पे बिठा देते हैं कि जी बस आप अब जो बोलेंगे वही आखिरी बात होगी, कोई तालिब इल्मों की किसी के मजाल के कोई सवाल उठा सके। हमने अपने तालिब इल्मों को उस माहौल से निकालना है। उस्ताद का एहतराम अपनी जगह और वो कोई उस एहतराम को कम नहीं कर रहा, लेकिन अपने अंदर ये हौसला पैदा कीजिए कि वो जो है इंटरेक्शन कीजिए। अपने क्लासरूम का जो माहौल है
उसमें इस तरह का माहौल बनाइए कि उस्ताद आपका दोस्त बन जाए और आप उस्ताद से हर किस्म के सवालात कर सकें। तो इस तरीके से हमारा जो इल्म का मयार है वो बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए मैं ये कहूँगी कि उस्ताद का एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी कामयाबी का यकीन मानिए सबसे बड़ा जामिन भी यही है कि आप अपने उस्ताद को वो इज़्ज़त दें जिसका वो हकदार है। तो यकीन माने कि आप भी किसी टाइम पे आके जब उस्ताद बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसी एहतराम का, उसी मेहनत का फल है जो कि आज आपको मिल रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं हेल्दी टिप। ज़ुहेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ हैं जवाद असिस्ट करने के लिए हमेशा की तरह। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने हिप्स, अपने ग्लूट्स को कैसे कम किया जाए। ख़ास तौर पे लेडीज़ इसकी वजह से बड़ी परेशान रहती हैं कि बिकॉज उनका फैट स्टोरेज एरिया भी लोअर बॉडी होता है मोस्टली। तो अब हमने किसको कैसे कम करना है, डाइट क्या होगी, इन सब पे बात करेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, 3 से 4 आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपना टारगेट अचीव कर सकोगे। बस 3 से 4 एक्सरसाइज हैं, उसको लाजमी फॉलो करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट वार्म अप से। ओके, 1 2 3 एंड गो। आपने जो भी आज का हमारा वर्कआउट होगा उसको आपने एटलीस्ट 1 मंथ रिपीट करना है ऑल्टरनेट डेज पे। उसके बाद हमें फीडबैक लाजमी दें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उसको आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे हम। 5 4 3 2 एंड 1। हाई नी 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6। अच्छा, ऐसा सब बताता चलूँ कि वो लोग जो बहुत मोटे हैं और थक गए हैं, वेट कम नहीं हो रहा उनका, वो लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा करें। बिकॉज बड़े मसल को ट्रेंड करने से ज़्यादा कैलोरीज एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप बड़े मसल को ट्रेंड करें तो आप अल्टीमेटली ज़्यादा वेट लॉस करोगे और जल्दी करोगे। डन। ओके, स्टार्ट करेंगे सिंपल स्क्वाट से। स्क्वाट्स करेंगे विद जंप करेंगे, लेकिन शाबाश, गुड। अब इसके अंदर जो मसल यूज़ हो रहा है हमारा क्वाड्स है, फ्रंट मसल ऑफ लेग, और उसके अलावा ग्लूट्स, हिप्स मसल यूज़ कर रहे हैं हम। शाबाश। लेकिन अगर जिन लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, खासतौर पे नीज का है, तो वो जंप नहीं करेंगे, वो सिंपल स्क्वाट्स करेंगे। सिंपल स्क्वाट्स भी करके दिखाएं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। इसके 3 सेट्स करोगे। स्टार्ट में आप 10 रैप्स के 3 सेट्स करोगे, उसके बाद आप 15 रैप्स पे जाओगे, फिर आप 20 रैप्स पे जाओगे। और कोशिश करें कि आस्ता आस्ता रेस्टिंग टाइम 2 सेट्स के दौरान आप कम करते जाओगे। ओके, फाइन। ओके, थोड़ा सा मार्च करें, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन को और बेहतर करें। शाबाश बॉय। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस। ठीक है, अब लंजेस 2 तरह के होते हैं, कि सिंपल लंजेस और दूसरा हम जो ग्लूट्स के लिए करेंगे वो थोड़ा लॉन्ग स्ट्राइड लेंगे, लंबा स्टेप लेंगे और नीचे जाएंगे। उसमें क्या होगा, हमारे ग्लूट्स की, हिप्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, कम ऑन, लॉन्ग स्ट्राइड, वेरी गुड, शाबाश। सेकंड। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जब आपने स्टेप फॉरवर्ड किया नीचे के, दैट्स इट, रैप कंप्लीट हो गया। इसको नीचे जाके आपको बार बार पुश करने की जरूरत नहीं है। इस तरह करने से आपने मसल को भी रप्चर करते हो, बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो, आपको इंजरी हो सकती है। शाबाश। 10 रैप्स करेंगे इसको। बैक नी बेंड, क्लोज टू द फ्लोर, पोस्चर अपराइट, बैक स्ट्रेट। बेसिक्स आपने अपने नहीं छोड़नी, इंजरीज का खास ख्याल रखना कि इंजरी ना बॉडी को हो। शाबाश। 2 रैप्स मोर बॉय, 1 मोर। ओके, तो ये थे लंजेस। उससे पहले हमने किया जंप स्क्वाट। अब लंजेस के अंदर आपको बताया, लंजेस के अंदर अगेन क्वाड्रिसेप्स यूज़ हो रहा है, प्लस ग्लूट्स यूज़ हो रहे हैं। छोटा आप स्टेप लोगे तो क्वाड्स, लॉन्ग स्ट्राइड के साथ जाओगे तो ग्लूट्स के अंदर फिर 3 मसल हैं, मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस। हम ग्लूट्स को ट्रेंड करें यहाँ पे। और अगर मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बता दूँ, फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स कहता हूँ कि यार स्क्वाट्स के 9 सेट्स लगाने हैं, 12 सेट्स लगाने हैं, तब भी ग्लूट्स ही यूज़ होगा, ग्लूट्स का प्रॉपरली हिप्स का वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है बिकॉज मसल डिफरेंट, मसल फाइबर, छोटे छोटे मसल फाइबर से बना हुआ है। जब आप डिफरेंट एंगल से बॉडी को ट्रेन करते हो तो बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और कोशिश करें कि डिफरेंट एंगल से करें टारगेट। उससे क्या होगा, आप ताकि आपका मसल फाइबर कोई ऐसा रह ना जाए
कि जो अनट्रेंड रह जाए, ठीक है। ओके, तो अभी हमने किया था जंप स्क्वाट्स के बाद में क्या लंजेस, अब हम जाएंगे डेड लिफ्ट्स की तरफ। स्टिफ लेग डेड लिफ्ट्स जो ग्लूट्स के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, शाबाश, फाइन। अब इसके अंदर जो आपका प्राइमरी मसल है, इसलिए एक्चुअली ये डिफरेंट मसल एक्सरसाइज है, मल्टी मसल एक्सरसाइज है। इसके अंदर बैक भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर ग्लूट्स भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर आपका हैमस्ट्रिंग भी है, क्वाड्स भी है। आप इसमें ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे, आप इसमें करोगे क्या, बस स्लाइटली नीचे फिर ऊपर। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। इसमें अब आपके ज़्यादा जो मसल यूज़ हो रहा होगा आपका हिप्स, ग्लूट्स और आपका हैमस्ट्रिंग। अगर आप ज़्यादा नीचे जाओगे, पूरे रेपिटेशन करोगे, तो आप अपने बैक को ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे। जस्ट मेक इट श्योर आपकी बैक लॉक हो, पोस्चर सीधा हो। हम्प नहीं करना आपने ड्यूरिंग दिस वर्कआउट, दिस इज हम्पिंग पोजीशन, हम्प नहीं करोगे। बैक लॉक, चेस्ट बाहर, शोल्डर पीछे, लाइक दिस, फिर ऊपर, एस कर्व मेंटेन रखेंगे। ओके, अप, ठीक है। ओके, ये एक्सरसाइज को करने के लिए आप कोशिश करें कि अगर आप ट्रेनर के साथ करें तो फिर करें, बिकॉज में इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो हर वो एक्सरसाइज जिस पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ऐसा में रहेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, तो आप कोशिश करें उसको ना करें, ट्रेनर की मौजूदगी में करें, या ऐसे बंदे के साथ जिसने पहले एक्सरसाइज की हुई है उसके साथ करें। ओके, एक और एक्सरसाइज करेंगे हम ग्लूट्स की। उसमें हम आप क्या करोगे, वेट्स को ऐसे पकड़ेंगे हम, हिप अप, डंकी किक बैक्स, अपवर्ड लेके जाओगे, ठीक है। ये भी हमारे हिप्स मसल को टारगेट करेगी, ग्लूट्स को टारगेट करेगी। अपवर्ड, दिस इज अप, कम ऑन, बेहतर, शाबाश। 5 reps each side, 3 upward boy, 4 5, ठीक है। ओके, चेंज, अप अगेन। अप का मतलब होता है ऊपर, जवाब भूल गए हो आप। ओके, शाबाश। थोड़ा सा फोकस करेंगे एक्सरसाइज पे, कोई भी एक्सरसाइज करें थोड़ा सा फोकस रखें। शाबाश, परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट पोजीशन नाउ। 5 reps more, 5 4 3। इसमें अब कंप्लीटली अपने ग्लूट्स को ट्रेंड करो, 2 and 1, फाइन। ओके, तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। 3-4 एक्सरसाइज इनको फॉलो करें और अपना फीडबैक दें, डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले में जी बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर मेरी वार्डरोब के बारे में पूछते रहते हैं, तो आज का मेरा ड्रेस है महरियाम का। आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस यहाँ पर मिल जाएंगे। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर आपको लेडीज़, जेंट्स, बच्चों की वैरायटी भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल पे अगर आप इनके फ्लैगशिप स्टोर पे जाएंगे तो बहुत खूबसूरत ड्रेसेस की एक वाइड रेंज मौजूद है, जिसमें स्टिच भी हैं, अनस्टिच भी हैं और इनके लग्जरी ड्रेसेस भी हैं। सो आप जाके ज़रूर विज़िट कीजिए, अपने पसंद के ड्रेसेस लीजिए। वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करेंगे तो 50% यहाँ पर समर क्लियरेंस सेल चल रही है, और फिर इसके साथ साथ आपको कुछ सर्दियों के ड्रेसेस भी ऑफ में मिल जाएंगे। सो आपके साथ में आने वाले कुछ दिनों में भी इनके ड्रेसेस जो हैं वो मैं ज़रूर पहनूंगी, शेयर करती रहूँगी। आप इनके स्टोर को विज़िट कीजिए और अपने पसंद के ड्रेसेस आप वहाँ पर जा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में, और इनकी आप वेबसाइट भी विजिट करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जोड़ा जो है वो चाहिए। सो हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और आपको बताना है मौसम की सूरत हाल। कोमल की तरफ चलेंगे। जी कोमल, ओवर टू यू। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि आसमान पर सूरज का राज है। तपिश भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, शहरी दिन में ही निढाल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो हल्की हल्की हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है, जो कि हवाओं के हवाले से माहिरीन बता रहे हैं कि मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो मज़ीद खुश्क हो सकता है, लेकिन जहाँ पर मौसम बदल रहा है वहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि सुबह के औकात में और शाम के औकात में मौसम कदरे बेहतर होता है, खुद की महसूस की जाती है। अगर हम सुबह के औकात में वर्जिश के वक्त उठते हैं सुबह 4-5 बजे के करीब, तो मौसम अच्छा खासा यूँ महसूस होता है कि जैसे मौसम सरमा की जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि शहरी जो है अभी कुछ रोज़ जो है इस तरह की। ठीक है, थैंक यू कोमल, मौसम की सूरत हाल बताई। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।